प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस के पेरिस में हैं। थोड़ी देर में मोदी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज मोदी ने नवाज शरीफ और बराक ओबामा से भी मुलाकात की। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन पवेलियन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि भारत पर्यावरण के मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। We worry about the retreat of glaciers that feed our rivers and nurture our civilization. That is why the outcome in Paris is so important. That is why we are here. फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात, दोनों के बीच हुई लंबी बात। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को काफी कुछ समझा रहे हैं। नवाज शरीफ सिर झुकाए मोदी की बात सुन रहे हैं। पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेने ये दोनों प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और अचानक ये मुलाकात हुई। मोदी और नवाज शरीफ ने मिलते ही एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर बैठकर काफी देर तक बात की। विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात कहा है। शरीफ और मोदी के बीच क्या बातचीत हुई उसका ब्यौरा नहीं दिया गया है। दोनों नेता ऐसे समय मिले हैं जब भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज की शुरुआत होने की चर्चा गर्म है और भारत सरकार को इस बारे में अंतिम फैसला लेना है। 2 दिन पहले ही नवाज शरीफ ने भारत के साथ बिना शर्त बातचीत की बात कही थी। मोदी और नवाज के हाथ मिलाने को लेकर शिवसेना ने कहा है कि हाथ मिलाने को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बाकी राजनीतिक पार्टियों ने भी मिलीजुली राय दी है। लेकिन उससे हमारे देश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कश्मीर का आतंकवाद रुकेगा। ऐसे हैंडशेक तो 50 साल से हो रहे हैं, उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आप एक तरफ बातचीत की बात शुरू करो और दूसरी तरफ आपके लोग वहां मारे जाएं, आपके अफसरान टेररिस्ट और इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ते हुए मारे जाएं, ये कहां तक बर्दाश्त की जाएगी बात। जानकारों के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात के काफी मायने हैं। ये डिप्लोमेटिक कर्टसीज निभाना अच्छी बात है। इसमें कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आने वाला। पाकिस्तानी मीडिया ने इस मुलाकात को एक सकारात्मक रुख बताया है। फ्रांस के पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। दोनों के बीच जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बात हुई। पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी ने बराक ओबामा से अलग से मुलाकात की। दोनों के बीच जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर काफी देर बात हुई। मुलाकात के बाद मोदी और ओबामा ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मोदी ने कहा कि पर्यावरण के मुद्दे पर भारत अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट हमने रखा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत के पास जो अपेक्षाएं हैं, जो जिम्मेवारी भारत की है, वो भारत पूरी तरह निभाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से भी मुलाकात की। पीएम मोदी और बराक ओबामा इस साल कई बार मिल चुके हैं। सितंबर में ही मोदी ने अमेरिका का भी दौरा किया था। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। आज जारी किए गए तिमाही आंकड़ों के मुताबिक आर्थिक विकास के दर में बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक की ओर से कर्ज नीति की समीक्षा के कुछ घंटे पहले आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई। जुलाई से सितंबर के बीच की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 7% से बढ़कर 7.4% हो गई है। विकास की रफ्तार बढ़ाने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मैन्युफैक्चरिंग की रही, जहां विकास दर 7.2% से बढ़कर 9.3% पर पहुंच गई। अब सबकी नजर रिजर्व बैंक पर है कि वो मंगलवार को एक बार फिर ब्याज दर घटाता है या नहीं। संसद में असहनशीलता पर बहस के दौरान सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम के बयान पर हंगामा। सलीम ने लगाया था गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर आरोप। इस हंगामे की वजह है सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम का बयान। सलीम ने राजनाथ पर जो आरोप लगाया उससे पूरे सदन में माहौल गर्म हो गया। सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम के आरोपों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर सलीम अपने लगाए आरोप साबित नहीं करते तो उन्हें सदन से माफी मांगनी होगी। सलीम ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन उनके बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया। मोहम्मद सलीम ने राजनाथ सिंह पर जिस बयान का आरोप लगाया था वो 1 साल पहले वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने दिया था। असहिष्णुता के मुद्दे पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल्ली में प्रदर्शन। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए किया पानी की बौछार का इस्तेमाल।
युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस सहिष्णुता के मुद्दे पर संसद का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने कुछ इस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है उनको रोकने के लिए, क्योंकि धारा 144 लगी है, लिहाजा इन लोगों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। कुछ लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। संसद भवन की तरफ मार्च करने से पहले युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, दीपेंद्र हुड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए। राज्यसभा में रो पड़ी कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा। कहा जब वे कैबिनेट मंत्री थी तो उन्हें दलित होने की वजह से मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था। राज्यसभा में संविधान पर हो रही बहस पर बोलते हुए कुमारी सैलजा भावुक होकर रो पड़ी। लेकिन मुझे बतौर मंत्री, बतौर कैबिनेट मंत्री इस देश का, द्वारका के मंदिर में मुझसे पूछा गया कि आपकी जात क्या है। मुझसे पूछा गया, आप बैठिए, मैं कुछ कह रही हूँ इस पटल पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ था तो उन्हें उसी वक्त इस मामले को सामने लाना चाहिए था। मायावती ने अग्रणी जातियों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत की है। कहा अगर 27 नवंबर को प्रधानमंत्री अपने भाषण में इसका ऐलान करते तो बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होती। जो धर्म परिवर्तन करके चले गए, जो पहले SC, ST, OBC में थे, तो इनको भी आरक्षण की सुविधा SC, ST, OBC के लोगों को की तरह मिलनी चाहिए। 27 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे दुखी व उपेक्षित लोगों को संविधान में संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर इन्हें भी आरक्षण देने का ऐलान करते। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उन्हें CBI के जरिए फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्यों के मुताबिक सरकार चला रही थी। तो मायावती ने फिर छेड़ दिया आरक्षण का राग। आगे हम अगली खबर देखेंगे। दिल्ली में जन लोकपाल बिल पेश होने पर आम आदमी पार्टी का जश्न। दिल्ली विधानसभा में पेश हो गया जन लोकपाल बिल। आम आदमी पार्टी ने जमकर मनाया जश्न। जिस जन लोकपाल बिल के लिए केजरीवाल ने पिछले साल CM की कुर्सी छोड़ दी थी, उसे दिल्ली विधानसभा में पेश कर दिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिल को विधानसभा में पेश किया। बिल पेश करते वक्त आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे भी लगाए। विधानसभा के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर जश्न मनाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल आंदोलन से ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। 9 महीनों में जन लोकपाल बिल न पेश होने पर विपक्ष ने केजरीवाल पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया था। केजरीवाल सरकार द्वारा पेश जन लोकपाल बिल को जनता से धोखा बताते हुए आपसे निकाले जा चुके नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। स्वराज अभियान चलाने वाले योगेंद्र यादव ने प्रशांत भूषण और समर्थकों के साथ केजरीवाल के जन लोकपाल बिल के खिलाफ दिल्ली विधानसभा के बाहर बिगुल फूंका। प्रदर्शन में नेताओं ने केजरीवाल सरकार के जन लोकपाल बिल को महाजोगपाल बताया और केजरीवाल हाय हाय के नारे लगे। इस विरोध प्रदर्शन में केजरीवाल की पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर भी शामिल हुए। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का आरोप है कि 2011 में रामलीला मैदान में हुए आंदोलन के दौरान जो जन लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया गया था, उसके उलट केजरीवाल एक कमजोर जन लोकपाल ला रहे हैं। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली विधानसभा में जो जन लोकपाल बिल पेश किया, उसमें क्या क्या खास बातें हैं, आइए देखते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक इस बिल को करप्शन की जांच करने और कार्रवाई के लिए लाया जा रहा है। 3 सदस्यों की बॉडी होगी जिसके हेड हाई कोर्ट के जज होंगे। इसमें मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मेंबर होंगे। चयन समिति को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। लोकपाल को हटाने की प्रक्रिया जटिल रखी गई है। इस लोकपाल के पास जांच करने का अधिकार होगा। जांच पूरी होने के बाद मुकदमा चलाने का विभाग होगा। समयबद्ध तरीके से काम होगा। अधिकतम सजा में आजीवन कारावास का प्रावधान है। 6 महीने से 10 साल की सजा का प्रावधान है। बिल में ऊंचे पद पर बैठे लोगों की सजा को कठोर करने की बात है। भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने वाले लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है। मुख्य सवाल यह है कि दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल के पास होने के बाद क्या उसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल पाएगी।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने वाले बयान पर दी सफाई, कहा हल्के अंदाज में कही थी ये बात। कल गोवा के पणजी में दिए बयान पर मनोहर पर्रिकर ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे बर्थडे के बारे में बात कर रहे थे, कहा कि 60 साल की उम्र रिटायर होने की होती है, ये बात जनरल बोलचाल में कही थी। हमारे देश में रिटायर होने की उम्र 60 साल होती है और इस उम्र में मुझे दिल्ली भेजा गया काम के लिए। कुछ दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि 60 साल की उम्र वाले नेताओं को राजनीति छोड़कर समाज सेवा करनी चाहिए। हालांकि बाद में बीजेपी ने कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। समलैंगिकों के अधिकारों का समर्थन करने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा कि आरएसएस पर तो इल्जाम ही यही है, ये लोग इसीलिए शादी ब्याह भी नहीं करते। जरूरी थोड़ी कि सारे लोग उनकी विचारधारा के आरएसएस के लोग तो होते ही ऐसे हैं। आरएसएस पर तो इल्जाम ही ये है पहले दिन से, इसीलिए शादी ब्याह नहीं करते। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को समलैंगिक रिश्तों से जुड़े अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अपने फैसले में समलैंगिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुंबई के कुर्ला में पीवीआर थिएटर में राष्ट्रगीत के समय खड़े नहीं होने पर एक परिवार को कुछ लोगों ने थिएटर से बाहर निकाल दिया। फिल्म के शुरू होने से पहले बजने वाले राष्ट्रगान के सम्मान में एक परिवार के खड़े नहीं होने पर सिनेमा हॉल में मौजूद दर्शकों के वर्ग और परिवार के बीच जमकर कहासुनी हुई। काफी देर तक कहासुनी होने के बाद राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं होने वाले परिवार को दर्शकों ने सिनेमा हॉल से बाहर कर दिया। फिल्म देखने गए एक दर्शक ने इस पूरे हंगामे का वीडियो बना लिया। हालांकि जानकारी के मुताबिक किसी भी पक्ष ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। रूटीन चेकअप के लिए अमेरिका गई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एक हफ्ते के बाद वापस देश लौटने की संभावना। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने रूटीन चेकअप के लिए अमेरिका रवाना हो गई हैं। अमेरिका जाने की वजह से सोनिया गांधी संसद में असहनशीलता पर हुई बहस में हिस्सा नहीं ले पाई। ये तस्वीरें 3 दिन पहले 27 नवंबर की हैं, जब जीएसटी बिल पर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाय पर बुलाया था। सोनिया गांधी का साल 2011 में अमेरिका में ऑपरेशन हुआ था। उस वक्त वो काफी लंबे समय के लिए अमेरिका में रही थी। नेपाल के पोखरा में भारतीय टूरिस्ट बस में लगाई गई आग, कोई हताहत नहीं। पुलिस ने कहा आरोपियों की पहचान साफ नहीं। पोखरा के लेक साइड इलाके में यूपी नंबर की इस टूरिस्ट बस को रविवार तड़के 3 बजे फूंक दिया गया। पुलिस ने इसे अज्ञात लोगों का काम बताया है। हालांकि उसके मुताबिक माओवादियों के एक गुट ने रविवार को हड़ताल का आह्वान भी कर रखा था। नेपाल में नए संविधान में उचित हिस्सा न मिलने से मधेशी समुदाय नाराज है, लेकिन इसी के बाद से नेपाल आरोप लगा रहा है कि भारत ने जानबूझकर जरूरी सामानों की सप्लाई बंद कर रखी है। हालांकि सरकार इससे इनकार करती रही है। भारत से तनातनी के माहौल में नेपाल ने भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर भी रोक लगा रखी है। देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। ये तस्वीर तरुण की है। 10वीं क्लास के छात्र तरुण ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तरुण ने अपनी मौत की कहानी एक सुसाइड नोट में लिखी है। जब मैं इस दुनिया में आया था तुम सब हंस रहे थे और मैं रो रहा था। आज मैं हंसूंगा और तुम सब रोओगे। सॉरी। तरुण के पिता ने स्कूल प्रशासन पर मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। स्कूल प्रशासन ने घटना पर दुख जताते हुए किसी भी तरह से दबाव डालने के आरोपों से इनकार किया है। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 2 आरोपियों के निशाने पर था झांसी में सेना का हथियार डिपो। पूछताछ में कई खुफिया जानकारियां आईएसआई को देना भी कबूला। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की पूछताछ में कफेतुल्ला ने बताया है कि वो झांसी के हथियार डिपो से जुड़ी कई गुप्त जानकारियां आईएसआई को पहुंचा चुका है। उसके मुताबिक आईएसआई से मिलने वाले 1 लाख रुपए में बीएसएफ कांस्टेबल अब्दुल राशिद का भी हिस्सा होता था। कफेतुल्ला जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक स्कूल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, जबकि अब्दुल राशिद बीएसएफ में हवलदार है। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। पाकिस्तान ने जासूसी के आरोपों से इनकार करने के बाद संबंधों की दुहाई देते हुए कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगेंडा से बचना चाहिए। मेरठ में बेनकाब हुए पाकिस्तानी जासूस एजाज की गर्भवती पत्नी ने बरेली में ससुराल छोड़ा। कहा बच्चे को रखेगी पिता के साए से दूर। किराए का घर खाली करके बिहार के आरा से आए पिता के साथ एजाज की गर्भवती पत्नी मायके लौट रही है। दोनों के मुताबिक एक रिश्तेदार और एजाज ने उन्हें धोखा दिया है। हमारे गांव में रह के रूम पर कपड़ा बेचते थे और बोले कि हम शादी करेंगे।
हमने उनको अच्छाई देख के शादी कर ली, हमारा माँ बाप हम भी कर लिए। कलकत्ता का पूरा एड्रेस दिखाए थे, कलकत्ता का मैं रहने वाली हूँ। 3 दिन पहले गिरफ्तार हुआ एजाज 1.5 साल से बरेली के शाहाबाद इलाके में रह रहा था। उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी। फ्रांस और अमेरिका की 2 कंपनियों ने बिहार में 40,000 करोड़ रुपए के 2 रेलवे इंजन कारखाने लगाने का करार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया रंग लाती दिख रही है। बिहार के मधेपुरा में फ्रांस की अल्स्टॉम कंपनी ने इलेक्ट्रिक इंजन कारखाने लगाने का करार किया है। इस परियोजना में रेलवे की हिस्सेदारी 26% होगी। दूसरा करार बिहार के मरहौरा में डीजल रेल इंजन कारखाने के लिए अमेरिका की GE कंपनी के साथ किया गया है। यह परियोजना भी साझा तौर पर चलेगी, जिसमें रेलवे की हिस्सेदारी 26% होगी। This is an important milestone in the creation of the railway. Both these activities are going to generate a lot of economic activity. So obviously the quality of Indian railways is going to improve. इन परियोजनाओं के लिए जमीन जुटाने की जिम्मेदारी रेलवे की है और उसने काफी जमीन जुटा भी ली है। 3 साल के भीतर फैक्ट्री बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। रणबीर और दीपिका की फिल्म तमाशा की कमाई का ग्राफ बढ़ा। 3 दिन में फिल्म ने की 38 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई। अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म तमाशा ने पहले दिन शुक्रवार को जहां 10 करोड़ 94 लाख रुपए की कमाई की थी, वहीं दूसरे दिन शनिवार को ये आंकड़ा बढ़कर 13 करोड़ 17 लाख हो गया और रविवार को कमाई का आंकड़ा बढ़कर 14 करोड़ 12 लाख रुपए हो गया। वीकेंड तक फिल्म का कुल कलेक्शन 38 करोड़ 23 लाख हो गया है। फिल्म तमाशा मेट्रो सिटी के साथ साथ विदेशों में भी काफी पसंद की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट के 2 नए मोबाइल फोन हुए लॉन्च। दिल्ली में लॉन्च किए गए ये फोन। लूमिया 950 में 5.2 इंच का QHD डिस्प्ले है, जबकि लूमिया 950 XL में 5.7 इंच का QHD डिस्प्ले। दोनों ही स्मार्टफोन में 20 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। दोनों ही स्मार्टफोन में 32 GB इंटरनल मेमोरी है, जिसे कार्ड की मदद से 2 TB तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही मोबाइल विंडोज 10 पर काम करेंगे। फोन में 3 GB रैम है। माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 मोबाइल की कीमत 43,699 रुपए रखी गई है, वहीं लूमिया 950 XL की कीमत 49,399 रुपए रखी गई है।